वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस बहुत ही इनोवेटिव सेशन में। दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरी दुनिया को पीस, यूनिटी और नॉलेज का मैसेज दिया। वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज यानी कि संदेश पूरी दुनिया में भारत से ही पहुंचा। यही कारण है कि फेमस अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने इंडिया के बारे में कहा था दैट इंडिया इज क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend and great grandmother of tradition। हमारे देश का ये जो 5000 सालों का इतिहास रहा है, इस हिस्ट्री में आपको फिलॉसफी, रिलीजन, लॉजिक, मैथ्स, साइंस हर चीज बहुत ही ज्यादा फ्लरिश होती हुई दिखेगी। यही रीजन है कि पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स, फिलोसोफर्स एंड लर्नर्स इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुए। अपनी इंडिया की इस हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है और आज के इस सेशन में हम आपको इंडियन हिस्ट्री की इसी जर्नी पर लेकर चलेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जिसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये पीरियड जनरली 2500 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच का माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अर्ली सिविलाइजेशंस में से एक था और मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसके कॉन्टेम्परेरी थे। चूंकि एंशियंट सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड था, इसीलिए इसी रिवर के नाम पर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके दो मेजर सिटीज या साइट्स थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में लोकेटेड हैं। साथ ही धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल इंडिया में लोकेटेड हैं। वैसे तो 2014 से पहले मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट माना जाता था, लेकिन 2014 में कुछ खास हुआ। इंडिया के हरियाणा में लोकेटेड राखीगढ़ी में एक्सकेवेशन करने के दौरान हमें दो और माउंट्स मिले और तब से राखीगढ़ी को इस पूरी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट के तौर पर एक्नॉलेज किया गया। खैर, इस सिविलाइजेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को अभी तक पूरे तरीके से डेसिफर नहीं किया जा सका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जिसमें 400 से भी ज्यादा सिंबल्स यूज किए गए हैं और ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिखी गई है। एंशियंट इंडस की सिटीज अपनी अर्बन प्लानिंग, बेक्ड ब्रिक्स, हाउसेस, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, मैसिव नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ मेटलर्जी की टेक्निक के लिए फेमस थे। इंडस वैली की साइट्स सिस्टमैटिकली वेल प्लान थी और इनमें एडवांस्ड ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम डेवलप किया गया था। इसके अलावा उन्होंने सीटाडेल्स, डॉकयार्ड्स, ग्रेनरीज, वेयर हाउसेस, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स और बड़े प्रोटेक्टिव वॉल्स को भी कंस्ट्रक्ट किया था। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ इसी ग्रैंडियर स्टाइल का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंडस वैली के ज्यादातर लोग ट्रेडर्स और आर्टिशंस थे। उन्होंने मेटलर्जी में नई टेक्निक्स को डेवलप किया और कॉपर, ब्रोंज, लेड और टिन जैसे यूजफुल इंडस्ट्रियल मेटल्स और अलॉयज प्रोड्यूस किए। साथ ही यहाँ के लोगों ने लेंथ, मास और टाइम मेजर करने में भी काफी एक्यूरेट मेथड डेवलप किए। वो सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का सिस्टम डेवलप किया। इंडस वैली की सोसाइटी की बात करें तो यहाँ सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, मतलब छोटे बड़े सभी घरों में पानी और ड्रेनेज फैसिलिटीज का इक्वल एक्सेस था। इंडस वैली के एक्सकेवेटेड साइट से ढेर सारे सील्स, पॉटरी और टेराकोटा आइटम्स मिले हैं। साथ ही कुछ स्टोन स्कल्पचर्स, गोल्ड ज्वेलरी और ब्रोंज वेसल्स भी मिले हैं। टेराकोटा, ब्रोंज और स्टेटाइट से बनी फिगरीन भी पाई गई हैं, जो ज्यादातर शायद टॉयज थे। हड़प्पन्स ने टॉयज और गेम्स भी बनाए, जिनमें क्यूबिकल डाइस भी शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे टॉयज हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रॉस्परस और खुशहाल सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा मोहनजोदारो से फेमस ब्रोंज डांसिंग फिगर और प्रीस्ट किंग फिगर और पशुपति सील्स भी मिले हैं, जिसमें एक फिगर क्रॉस लेग्ड योगी जैसी पोज में बैठा हुआ दिखाई देता है। ये इंडिया के रिच यौगिक ट्रेडिशन की ओर इंडिकेट करता है। हड़प्पन कल्चर के हर फेज में
क्राफ्ट्समैनशिप काफी डेवलप थी और उनके द्वारा ढेर सारे क्राफ्ट पीसेस बनाए गए, जिसमें शेल वर्किंग, सेरेमिक्स, एगेट और ग्लेज्ड सिटाइड बीड शामिल हैं। इन पीसेस का यूज नेकलेस, बैंगल्स और दूसरे ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता था। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बारे में डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट थ्योरीज एक्सपोज की हैं, जिसमें एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन मानी जाती है। इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी रिवर के कोर्स का शिफ्ट होना, क्लाइमेट चेंज या फिर ड्रॉट जैसे रीजंस भी एक्सप्लेन किए जाते हैं। लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी थ्योरी को बहुत ही पुख्ता तरीके से साबित नहीं किया जा सका है। खैर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक एज। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वैदिक एज का राइज 1500 बीसीई के आसपास माना जाता है। वैदिक सोसाइटी को स्टैब्लिश करने वालों को आर्यंस कहा गया, जो शायद सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया पहुंचे थे। आर्यंस का मतलब होता है नोबल मैन या फिर बेस्ट मैन। वैदिक वर्ड वेद से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। वैदिक नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, जिस कारण इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया है। इस पूरे वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक पीरियड, जो 1500 बीसीई से शुरू होकर 1000 बीसीई तक चलता है। दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड, जो 1000 बीसीई से शुरू होकर 500 बीसीई तक चला। वैदिक सोसाइटी की नेचर की बात करें तो सोसाइटी पैट्रियार्कल और पैट्रिलिनियल थी। अर्ली इंडो आर्यंस एक लेट ब्रोंज एज सोसाइटी थे, जो पंजाब रीजन में सेंटर्ड थी। ये सोसाइटी किंगडम्स के बजाय ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज थी और मेनली एक पास्टोरल लाइफस्टाइल से अपने जीवन यापन की ओर आगे बढ़ रहे थे। अर्ली वैदिक के लोग इंडस के 7 रिवर्स के किनारे सेटल्ड हुए और इस वजह से इस रीजन को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ऋग्वेद में वैदिक आर्यंस की अलग अलग ट्राइब्स के बीच कई सारे वॉर्स और बैटल्स का भी मेंशन मिलता है। इनमें सबसे नोटेबल बैटल थी द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको हम 10 राज्य वॉर या फिर 10 राज्य युद्ध भी बुलाते हैं। ये युद्ध पौरुषनी रिवर या फिर रावी रिवर के किनारे लड़ी गई थी। ये बैटल भरत ट्राइब के चीफ सुदास और दूसरी तरफ 10 ट्राइब्स की एक कॉन्फेडरेशन के बीच हुई खतरनाक लड़ाई थी। इस बैटल में सुदास की जीत हुई थी, जिसके बाद भरताज और पुरूज दोनों ट्राइब्स ने मिलकर एक नई ट्राइब कुरु को जन्म दिया। ये जानना भी बहुत रोचक है कि भारत का नाम भारत इसी भरत ट्राइब के नाम पर डिराइव किया जाता है। उस समय की सोसाइटी मेनली एग्रीकल्चरल हुआ करती थी। चार वर्नाज में सोशल डिवीजन की हायरार्की देखने को मिलती थी। इसी दौरान छोटी छोटी ट्राइबल यूनिट्स और चीफडम्स मिलकर बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें जनपद कहा गया। वैदिक सोसाइटी इनिशियली काफी इगैलिटेरियन रही। कोई रिजिड कास्ट या क्लास डिवीजन नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ सोशल क्लासेस की हायरार्की डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेटर वैदिक स्टेज में ये सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया। पॉलिटिकल हायरार्की में सबसे ऊपर राजा यानी कि ट्राइबल किंग हुआ करता था, जिसे हम चीफटन भी बुला सकते हैं। ये नोबिलिटी की तरह काम करते थे। उनके नीचे विश यानी कि कॉमन पीपल आते थे और सबसे नीचे दास और दस्यु यानी कि सर्वेंट्स होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो मेजर बॉडीज थी, सभा और समिति। सभा सोसाइटी के बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था, जबकि समिति एक बड़ी ओपन बॉडी थी, जिसमें सोसाइटी के सभी लोग अलाउड थे। राजन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए पुरोहित, सेनानी यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, दूतास यानी कि एनवॉयज और स्पाश यानी कि स्पाइस की मदद ली जाती थी। वैदिक सोसाइटी की इकोनॉमी मेनली पास्चोरल थी और एग्रीकल्चर पर भी काम किया जाता था। उस टाइम की मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, राइस और पल्सेस शामिल थे। ऋग्वेद में मेटलर्जी का डायरेक्ट मेंशन तो नहीं मिलता है, पर अयास यानी कि कॉपर या फिर हो सकता है ब्रोंज से बने टूल्स जैसे कि रेजर्स, बैंगल्स, एक्सेस का मेंशन जरूर मिलता है।
वैदिक सोसाइटी मेनली पैट्रियार्कल थी, जिसमें शुरुआती दिनों में तो विमेन की सिचुएशन काफी बेहतर थी। हालांकि समय के साथ बातें बदल जाती हैं। विमेन सभा में और सोसाइटी के दूसरी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करती थी। कई फीमेल फिलोसोफर्स या ब्रह्मवादिनी के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिन्होंने वेदास के हाइम्स में कंट्रीब्यूट किया था। उनमें अगर हम कुछ खास नाम लेना चाहें तो वो नाम होंगे वाक अम्भृणी, लोपामुद्रा, विश्वशरा, सिक्ता, घोषा, गार्गी और मैत्रेयी। इसके अलावा विमेन को अपने हस्बैंड चूज करने की पूरी आजादी थी। वाइफ को सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती थी और अगर उनके हस्बैंड मर जाएं तो उन्हें रीमैरिज करने का भी राइट होता था। ऋग्वेद के समय स्ट्रिक्ट वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था और सोशल मोबिलिटी अलाउड थी, जिसका एविडेंस ऋग्वेद के हाइम में भी मिलता है। अराउंड 1200 टू 1000 BCE में आर्यन कल्चर ईस्टवर्ड फर्टाइल वेस्टर्न गंगेस प्लेन की ओर स्प्रेड होना शुरू हुआ। आयरन टूल्स यूज किए गए, जिससे फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हो गया और एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल अपनाना पॉसिबल हुआ। वैदिक पीरियड की सेकेंड हाफ में ढेर सारे टाउन्स और किंगडम्स का इमर्जेंस भी हुआ। आयरन का पहला मेंशन अथर्ववेद में श्याम अयास के रूप में मिलता है। चलिए यहाँ तक हमने ऋग्वैदिक एज को डिटेल में समझ लिया। आइए अब जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड 1000 टू 600 BCE का समय माना जाता है। इस दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेद एग्जिस्टेंस में आए। इस पीरियड में वर्ण सिस्टम काफी रिजिड होता दिखाई देता है और 4 वर्णास जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एग्जिस्टेंस में आ गए। शतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग ब्राह्मणास को पेरेंटेज, प्योरिटी, गुड कंडक्ट, ग्लोरी और लोगों को ज्ञान बांटने से जोड़ा गया। क्षत्रिय को स्ट्रेंथ, फेम, रूलिंग और वेलफेयर से कनेक्ट किया गया। वैश्य को मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्शन रिलेटेड काम जैसे कि कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर से जोड़ा गया। और शूद्रास को सिर्फ हायर वर्णास की सर्विस करने का रोल दिया गया। लेटर वैदिक टेक्स्ट में वुमेन के अलग अलग प्रोफेशंस का जिक्र मिलता है। वुमेन कैटल रियरिंग करती थी, शिप से वूल निकालती थी। इसके अलावा वो वीवर, डायर और कॉर्न ग्राइंडर का भी काम किया करती थी। विशपाल जैसे विमेन वॉरियर और उपनिषद में फीमेल फिलोसोफर्स का भी जिक्र मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइब्स छोटे किंगडम में मर्ज हो गए थे, जिनके पास एक कैपिटल और एक सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हुआ करता था। इन नए स्टेट्स को गवर्न करने के लिए किंग्स और उनके ब्राह्मण प्रीस्ट ने वैदिक हाइम्स को कलेक्शन में अरेंज करने शुरू कर दिए। नए रिचुअल्स बनाए गए, जिससे सोशल हायरार्की को और भी स्ट्रांग बनाया जा सका। इस पीरियड में किंग का पावर और इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता चला गया, जिससे सभा और समिति का इन्फ्लुएंस कम होने लगा और साथ ही हेरिडिटरी किंगशिप का ट्रेडिशन भी शुरू हुआ। वैदिक एज में रिलीजन की बात करें तो इस टाइम में मेन नेचुरल फोर्सेस जैसे कि फायर, एयर, रेनफॉल को ही डेइटीज के फॉर्म में पूजा जाने लगा। इस एज के कुछ मेजर डेइटीज थे इंद्र, अग्नि और सोम। इसके अलावा मेजर डेइटीज में मित्र, वरुण, सूर्य और वायु भी शामिल थे। गॉडेसेस में उषा, पृथ्वी और अदिति का जिक्र है। रिवर्स स्पेशली सरस्वती को भी गॉडेस माना गया। सलवा ट्राइब से डिफीट होने के बाद कुरु किंगडम का डिक्लाइन हो गया और वैदिक कल्चर का पॉलिटिकल सेंटर ईस्ट की तरफ पांचाल और विदेह में शिफ्ट हो गया। 8th या 7th सेंचुरी BCE के अराउंड विदेह एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन के उभरा, जो आज के नदन बिहार और साउथ ईस्टर्न नेपाल में लोकेटेड है। ये अपने पीक पर राजा जनक के रूल में पहुंचा, जिनके कोर्ट में सेजेस और फिलोसोफर्स जैसे कि याज्ञवल्क्य, उद्दालकरुणी और गार्गी को पैट्रोनेज मिला। 6th सेंचुरी BCE तक छोटे छोटे राज्य जुड़कर बड़े किंगडम बन गए, जिनको महाजनपद कहा गया। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि अंगुत्तर निकाय में भी 16 बड़े किंगडम्स और रिपब्लिक्स का जिक्र मिलता है, जो हैं अंग, अश्मक, अवंती, छेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कोशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सोरसीन, वज्जी और वत्स। इस पीरियड को नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर से भी जोड़ा जाता है। ये कल्चर मेनली सेंट्रल गंगा प्लेन में सेंटर्ड था, लेकिन धीरे धीरे नदन और सेंट्रल भारत के बड़े हिस्से में भी फैल गया। इस टाइम में बड़े शहरों का विकास हुआ, जहां मैसिव फोर्टिफिकेशन बनाया गया। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी बढ़ने लगा। ट्रेड नेटवर्क्स, पब्लिक आर्किटेक्चर, वाटर चैनल्स का कंस्ट्रक्शन,
स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेट सिस्टम, पंच मार्क्ड कॉइन्स का डेवलपमेंट और ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट का भी जन्म इसी पीरियड में हुआ। साथ ही इसी टाइम पर श्रमण मूवमेंट भी हुए, जिसमें कुछ मेजर रिलीजन्स जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप हुए, जो वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करते थे। आइए इन दोनों मेजर रिलीजन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसीई के अराउंड शाक्य रिपब्लिक के कैपिटल लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और मां का नाम महामाया था। जन्म के समय ही महामाया की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने रॉयल लाइफ को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का डिसीजन लिया। काफी भटकने के बाद उरुवेला या बोधगया में निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। इस पीपल ट्री को आज हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। बुद्धा ने अपने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिए। अपने जीवन में उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अनेक तरीके के मैसेजेस दिए और अपनी पूरी लाइफ को लोगों की बेटर लाइफ के लिए डेडिकेट किया। बुद्धा के सारे टीचिंग्स का कोर था मिडिल पाथ, जिसका मतलब था लोगों को किसी भी चीज के एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए, फिर चाहे वो एक्सट्रीम प्लेजर का हो या फिर एक्सट्रीम असैटिसिज्म का। उनके अनुसार इस रास्ते से इंसान इग्नोरेंस, क्रेविंग, रीबर्थ और सफरिंग से मुक्ति पा सकता है। 80 ईयर्स की एज में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साल ट्री के नीचे बुद्धा को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और वो इस वर्ल्ड को छोड़कर चले गए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं, जिनमें जातक टेल्स, बुद्धा की लाइफ, बुद्धा की टीचिंग्स, मोनास्टिक लाइफ के रूल्स और बुद्धा के डिस्कोर्सेस को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। समय के साथ बुद्धिज्म अलग अलग ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस में डेवलप हुआ, जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान। खैर, बुद्धिज्म के बाद अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म वर्धमान महावीर जैनिज्म के फाउंडर थे और जो इस धर्म के 24 तीर्थंकर के रूप में भी जाने गए। उनका जन्म वैशाली के करीब कुंडलग्राम में 599 बीसीई में हुआ। ये यांत्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके पिता सिद्धार्थ यांत्रिक क्लैन के हेड थे और माता त्रिशला लिक्ष्मी प्रिंसेस थी। 30 की उम्र में महावीर ने घर त्याग दिया और असेटिक बन गए। उन्होंने 12.5 सालों तक मेडिटेशन और सीवियर ऑस्टेरिटीज के जरिए तब किया जब तक उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। उसके बाद महावीर ने 30 साल तक धर्म का उपदेश दिया और 6th सेंचुरी बीसीई में बिहार के पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। महावीर की टीचिंग्स हैं। महावीर स्वामी की टीचिंग्स को हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में समराइज कर सकते हैं। खैर, इन दोनों रिलीजन्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह वही समय है जब जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ वैदिक लिटरेचर्स में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। जैसे 800 बीसीई से 400 बीसीई के बीच सबसे प्राचीन उपनिषद लिखे गए, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं उस वक्त के सबसे पहले मेजर एम्पायर के बारे में, मगध एम्पायर। मगध 16 महाजनपद में से एक था। इसका अर्लीस्ट मेंशन अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, रामायण, महाभारत और पुराणास में भी मगध का मेंशन मिलता है। मगध ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बृहद्रथ वन मगध के पहले रूलर थे और उन्होंने बृहद्रथ डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। बृहद्रथ और उनके बाद उनके बेटे जरासंध के रूल में मगध एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हुआ। इसके बाद मगध पर प्रद्योत डायनेस्टी और फिर हर्यक डायनेस्टी ने रूल किया। ये डायनेस्टी 544 बीसीई से 13 बीसीई के बीच में पावर में रही और इसकी कैपिटल राजगीर थी। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार ने अपने किंगडम को अंग तक एक्सपेंड किया, जो आज के ईस्टर्न बिहार और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर खुद को राजा बना लिया। अजातशत्रु ने भी मगध के एक्सपेंशन की पॉलिसी को आगे कंटिन्यू किया। अजातशत्रु को हर्यक डायनेस्टी के सबसे पावरफुल और एग्रेसिव रूलर के तौर पे एक्नॉलेज किया जाता है। उसने
राजगृह का फोर्टिफिकेशन करवाया और इनके रेन में वॉर इंजन या फिर महाशिलाकंटक और चैरियट विद मीज या रथ मूसल जैसे इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों की जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट की पॉलिसी थी। बुद्धा का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। अजातशत्रु ने राजगृह के पास सत्तपानीकेय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके फर्स्ट चेयरमैन महाकश्यप बने। इसका मेन पर्पस बुद्धा की टीचिंग्स यानी कि सुत्ता और विनय यानी मोनास्टिक रूल्स को प्रिजर्व करना था। इस काउंसिल के दौरान बुद्धा की जो भी शिक्षाएं या फिर उपदेश थे, उनको उपालि द्वारा पिटकों में कंसोलिडेट कर लिया गया। अजातशत्रु के बाद उदयन राजा बने। इन्होंने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। इसके बाद राइज होता है शिशुनाग डायनेस्टी का। शिशुनाग डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी के बाद इमर्ज हुई। शिशुनाग वास्तव में हर्यक डायनेस्टी के एक मिनिस्टर हुआ करते थे। लगभग 413 बीसीई में एक जन आंदोलन के बाद उन्होंने हर्यक डायनेस्टी को रिप्लेस कर शिशुनाग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। शुरू में इनकी कैपिटल वैशाली थी, लेकिन बाद में कालाशोक के रूल में इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। 383 बीसीई में कालाशोक ने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई, जिसे सवा कामी द्वारा प्रिसाइड किया गया। दोस्तों, इसी काउंसिल में बुद्धिज्म, थेरवाद और महासंघिका में डिवाइड हो गया था। नंदाज ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया और न्यू करेंसी के साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया। धनानंद नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 बीसीई में चाणक्य की हेल्प से ओवरथ्रो कर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। मौर्य एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है और अपने पीक पर मौर्यन एम्पायर नॉर्थ में हिमालयास तक, ईस्ट में आज के आसाम तक और वेस्ट में मॉडर्न पाकिस्तान के आगे हिंदुकुश माउंटेन तक फैला हुआ था। ग्रीक टेक्स्ट में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। वहीं ग्रीको रोमन राइटर्स ने सैंड्रोकोटस और लैटिन अकाउंट में एंड्रोकोटस नाम से भी चंद्रगुप्त को मेंशन किया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषला और कुलहीन शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का ओरिजिन हम्बल था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बड़े बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए। चंद्रगुप्त ने एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जिसमें प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट शामिल थे और एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स को भी स्टैब्लिश किया गया, जिनका काम राजा को सलाह देना था। मौर्य रूल एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइडेड था। चंद्रगुप्त के पास मंत्रियों की काउंसिल भी थी, जिनमें मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था। चाणक्य उनके मुख्यमंत्री थे। एम्पायर को टेरिटरीज यानी कि जनपद में बांटा गया था। रीजनल पावर्स के सेंटर को फोर्ट्स यानी कि दुर्ग से सुरक्षित किया जाता था और स्टेट के काम ट्रेजरी यानी कि कोष फंड से होते थे। एम्पायर ने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी बनाई थी, जो सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, जैसे इरिगेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, टेम्पल्स, माइंस और रोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो गुजरात में लोकेटेड है और जिसे लगभग 150 सेंचुरी एडी में इनग्रेव किया गया था। उसमें लिखा हुआ है कि रुद्रदमन ने रिजर्वायर और इरिगेशन कॉन्डोइट को रिपेयर और एनलार्ज किया था, जो पहले चंद्रगुप्त ने बनवाया था और बाद में अशोक ने इनहेंस किया था। चंद्रगुप्त का रूल और उसके डिसेंडेंट्स के एम्पायर में कई धर्मों का विकास हुआ, लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे। 3rd सेंचुरी बीसीई में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसे स्थूलबाहु ने प्रिसाइड किया था। इसी काउंसिल में 14 पूर्वास को रिप्लेस कर 12 अंगास को कंपाइल किया गया। दिगंबर जैन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु के अंडर संलेखना का पालन करते हुए अपना अंत करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार एम्परर बने। बिंदुसार को ग्रीक अकाउंट्स में एमेट्रोकैट्स के नाम से बुलाया गया है और महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात नाम दिया गया है। तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क तारानाथ ने बिंदुसार को कंकरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज कहा।
बिंदुसार ने अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया, लेकिन कलिंग और फ्रेंडली, चेरा, चोला और पांड्या किंगडम को कंकर नहीं किया। इन सदर्न स्टेट्स के अलावा बिंदुसार के हेलेनिक वर्ड्स के साथ फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। उनके कोर्ट में सेल्यूसिड किंग एंटियोकस के एम्बेसडर डेमेकस डिप्लॉयड थे। ट्रेवल और ट्रेड को प्रमोट करते हुए मौर्यन डायनेस्टी ने न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बल्कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाली बाकी फैसिलिटीज को भी प्रमोट किया गया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था उत्तर पथ, जो ईस्टर्न अफगानिस्तान को उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र से कनेक्ट करता था। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक एम्परर बने। अपने इनिशियल डेज में अशोक काफी एग्रेसिव और एम्बिशियस थे। अपने पिता बिंदुसार की डेथ के बाद राजा बनने के लिए अशोक ने अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी। हालांकि कुछ अकाउंट्स में इन भाइयों की संख्या 6 भी बताई जाती है और बताया जाता है कि उन्होंने अपने एक भाई की जान बख्श भी दी थी। लेकिन कलिंग वॉर में हुए मास डिस्ट्रक्शन और लाखों लोगों की हत्या का अशोक पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने मुगली पुत्र तिस्स की गाइडेंस में बुद्धिज्म को अपना लिया और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने फेयर और जस्ट रूल को स्टैब्लिश किया। इसके बाद अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की। उसके चेयरपर्सन मोगली पुत्र तिस्स बने। इसी काउंसिल में अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स के जरिए प्रजा में धर्म के संदेशों को प्रसारित किया। कई स्तूप और विहार भी बनवाए, जिनमें सबसे नोटेबल है सांची स्तूप, अमरावती और सारनाथ पिलर। दोस्तों, इन रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करने का क्रेडिट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक ने बुद्धिज्म को अपने एम्पायर के बाहर भी स्प्रेड किया, जो उनकी सबसे बड़ी लिगेसी बनी। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा, जिसे आप आज के श्रीलंका के रूप में एक्नॉलेज कर सकते हैं। अशोक अब एक फियर्स रूलर से एक जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड लीडर बन चुके थे और इसी कारण अशोक को अशोक द ग्रेट कहा गया। अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने असैसिनेट कर दिया और शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। शुंग एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके साथ विदिशा भी एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में उभरी। पुष्यमित्र को ब्राह्मणिकल धर्म की सुप्रीमेसी को रिवाइव करने और अशोक के द्वारा बैन किए गए एनिमल सैक्रिफाइस यज्ञ को फिर से शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा इस पीरियड में आर्ट, एजुकेशन, फिलॉसफी की भी ग्रोथ को देखा गया। इसी पीरियड में पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया। शुंग पीरियड में युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट्स काफी कॉमन थे। ये लोग कलिंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक्स, पांचाल और मधुरास के साथ भी लड़े। पुष्यमित्र के बाद उनके बेटे अग्निमित्र राजा बने। शुंग डायनेस्टी का लास्ट एम्परर था देवभूति। उसे उसके मिनिस्टर वसुदेव कण्व ने असैसिनेट कर दिया और कण्व डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, जिसका अंत सातवाहनों ने किया। सातवाहनास को पुरानाज में आंध्रास कहा गया है। इनका रूल लेट 2nd सेंचुरी BCE से शुरू हुआ और अर्ली 3rd सेंचुरी AD तक चला। उनका किंगडम मेनली आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। कभी कभी उनका रूल मॉडर्न गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों तक भी एक्सटेंड हुआ था। डायनेस्टी के अलग अलग समय में अलग अलग कैपिटल और सिटीज थी, जैसे प्रतिस्थान यानी कि पैठान और अमरावती अलग अलग कैपिटल्स के फॉर्म में डेवलप हुए। पोस्ट मॉडर्न एरा में सातवाहनास ने डेक्कन रीजन में शांति स्थापित की और फॉरेन इन्वेडर्स की अटैक को रोका। खासकर उनकी लड़ाई सका यानी कि वेस्टर्न सैट्रप्स के साथ काफी लंबी चली। डायनेस्टी अपने जनित पर गौतमीपुत्र सतकर्णी और उनके सक्सेसर वशिष्ठिपुत्र पुलमवी के रूल में थी। सातवाहनास ने इंडियन स्टेट क्वाइनेज के अर्ली फेज में सिक्कों को इशू किया, जिसमें उनके रूलर्स के इमेजेस स्ट्राइक किए गए। ये लोग कल्चरल ब्रिज बन गए और ट्रेड के साथ साथ इंडो गैंगेटिक प्लेन से
साउथ इंडिया तक आइडियाज और कल्चर को ट्रांसफर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। सातवाहनास किंग सातकर्णी टू ने सांची के बुद्धिस्ट स्तूप को डेकोरेट किया और उसमें बहुत तरीके की इंट्रिकेट कार्विंग को कंट्रीब्यूट किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने लिए राज राजा और महाराजा के टाइटल एज्यूम किए और उन्हें लॉर्ड ऑफ विंध्यास के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया। लेकिन अर्ली 3rd सेंचुरी एडी तक किंगडम छोटे छोटे स्टेट्स में फ्रेगमेंट हो गया। अब देखते हैं संगम पीरियड के बारे में। इस पीरियड में 3 तमिल डायनेस्टीज पांड्य, चोल और चेर ने तमिलकम पर रूल किया। ओल्ड तमिल लैंग्वेज में तमिलकम का मतलब था पूरी एंशियंट तमिल स्पीकिंग रीजन या फिर एरिया, जिसमें रफली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्से शामिल थे। संगम पीरियड में कास्ट सिस्टम नहीं था और सोसाइटी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज की गई थी। मेगास्थनीज के अकाउंट से पता चलता है कि संगम पीरियड में क्वींस भी रूल किया करती थी। अब देखते हैं पांड्य डायनेस्टी के बारे में। शिल्पाधिकारम से पता चलता है कि इनका एम्बलम फिश हुआ करता था। पहले इनकी कैपिटल कोरकई थी और बाद में मदुरई को इसकी कैपिटल बनाया गया। मदुरई को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिण का मथुरा कहा गया है। 13th सेंचुरी में जब जातवर्मन सुंदर पांड्यन वन और मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन वन ने अपने किंगडम को साउथ इंडिया और नदन श्रीलंका तक एक्सपेंड किया, तब कांची को उन्होंने अपना सेकेंडरी कैपिटल बनाया। पांड्याज ने रोम के साथ ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, जिसके एविडेंस हमें रोमन क्वाइनेज और रिटन अकाउंट्स में भी मिलते हैं। पांड्यन किंगडम में जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म को इक्वल रिस्पेक्ट मिला था। इनके रूल को तमिल लिटरेचर के गोल्डन पीरियड के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है। इन्होंने तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए मदुरई में तमिल संगम्स को भी ऑर्गेनाइज किया। चोला के अर्लीस्ट रेफरेंस 3rd सेंचुरी बीसीई के इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, जो मॉडर्न एम्पायर के अशोका के रेन का टाइम का है। 9th सेंचुरी में चोला एम्पायर अपने पीक पर था। चोलास का जिक्र अशोकन एडिक्स में भी मिलता है, जहां उन्हें मॉडर्न एम्पायर के साउथ के नेबर्स के रूप में मेंशन किया गया है। राजराजा वन और उनके सक्सेसर राजेंद्र वन, राजाधिराज वन, राजेंद्र टू के अंडर में ये एम्पायर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस बनकर उभरा। वहीं चेर डायनेस्टी प्रेजेंट डे केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स पर रूल करती थी। कदल पिरकोटिया शेन कुट्टवन, जो अर्ली तमिल लिटरेचर के सबसे प्रसिद्ध चेर रूलर बने, उनका जिक्र हमें कन्नगी के ट्रेडिशन के रूप में देखने को मिलता है। वो फेमस थे कन्नगी के ट्रेडिशन को डेवलप करने के लिए, जो तमिल एपिक पोयम शिल्पाधिकारम की मेन कैरेक्टर यानी कि चरित्र रही। उन्होंने उन्हीं को आधार बनाकर पत्तनी कल्ट की शुरुआत की और कन्नगी को एक प्योर वाइफ के तौर पर पूजने की प्रथा को शुरू किया। संगम पोयम से पता चलता है कि एंशियंट तमिल सोसाइटी में एग्रीकल्चर, फिशिंग और कैटल रियरिंग कॉमन था। ये पोयम्स इंडियन ओशन मैरीटाइम ट्रेड के इंपॉर्टेंस और आयरन फोर्जिंग की प्रैक्टिस को भी हाईलाइट करते हैं। चेर किंगडम में उनके मुछिरी पोर्ट मालाबार कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होने का भी जिक्र मिलता है। पेरिप्लस के अकॉर्डिंग यहाँ रोमन्स, अरब्स और ग्रीक्स के बड़े शिप्स आते थे। चेर देश और सदर्न इंडिया से बल्क में स्पाइसेस, आइवरी, टिम्बर, पर्ल और जेम्स मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन रीजन में एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाए जाते थे। कई पुराने तमिल, ग्रीक और रोमन लिटरेरी रेफरेंसेस से साउथ एशिया की हाई कार्बन स्टील के बारे में भी पता चलता है। रोमन्स स्टील को फाइनेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड कहते थे और इसे सेरिक नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इंडो ग्रीक किंगडम के बारे में। 200 बीसीई के करीब ग्रीको बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस वन ने इंडिया पर इन्वेड किया और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न को कंकर किया। अपनी 200 ईयर्स के रूल के दौरान इंडो ग्रीक किंग्स ने ग्रीक और इंडियन लैंग्वेजेस और सिंबल्स को कंबाइन किया, जो उनके कॉइन्स पर देखा जा सकता है, और ग्रीक और इंडियन डेटीज को भी इन कॉइन्स में ब्लेंड किया गया।
जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के साथ आज हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। इंडो ग्रीक कल्चर का डिफ्यूजन आज भी असर डालता है, खासकर ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के थ्रू। इंडो ग्रीक आखिरकार इंडो सिथियन के इन्वेजन के बाद एक 10 एडी के आसपास खत्म हो गए। नेक्स्ट है कुशान एम्पायर। कुजुल कटफिसस ने कुशान एम्पायर को स्टैब्लिश किया, जो शैवाइट हुआ करते थे। कुजुल के बाद कई कुशान किंग्स भी हिंदुइज्म के पैटर्न बने, जैसे विम कटफिसस और वसुदेव सेकंड। कुशान बुद्धिज्म के भी बड़े पैटर्न थे। एम्परर कनिष्क ने सेंट्रल एशिया और चाइना में बुद्धिज्म के स्प्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधार से चाइना तक एक डायरेक्ट रोड कुशान के कंट्रोल में आती थी, जिसे इन्होंने ट्रेड के साथ चाइना में महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया। कनिष्क ने शका एरा या शका संवत का फाउंडेशन भी रखा। एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कनिष्क का रूल 78 एडी से स्टार्ट हुआ था और इसी डेट से एक कैलेंडर शुरू किया गया था। कनिष्क ने श्रीनगर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की आयोजन भी करवाया था, जिसे वशुमित्र ने प्रिसाइड किया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में डिवीजन हुआ। कुशान्स ने गांधार और मथुरा आर्ट में नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए, जो उनके रूल में अपने पीक पर पहुंची। वसुदेव वन इसी एम्पायर के लास्ट रूलर थे। 3rd सेंचुरी तक कुशान एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसका फाउंडेशन श्रीगुप्त ने रखा था। गुप्ता एम्पायर अपनी कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए फेमस था, खासकर लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग में। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त वन के रेन में ये एम्पायर अपने पीक पर था। गुप्ता पीरियड में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और वात्स्यायन जैसे स्कॉलर्स हुए, जिन्होंने साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। साथ ही इस दौरान आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग का भी इवोल्यूशन हुआ। स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज की वजह से ये रीजन एक इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर बना और नियर बाय किंगडम्स और साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करता हुआ नजर आया। पुरानास को भी इसी पीरियड में रिटन टेक्स्ट में कंपाइल किया गया। गुप्ता रूलर्स हिंदुइज्म फॉलो करते थे, लेकिन दूसरे फेथ्स के प्रति भी टॉलरेंट थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि श्रीगुप्त और उनके सक्सेसर घटोत्कच को महाराजा का टाइटल दिया गया था या उन्होंने इसे एज्यूम किया था। अगले राजा चंद्रगुप्त वन को महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी, जिससे उनका पॉलिटिकल पावर इनहैंस हुआ था और किंगडम को भी एक्सपेंशन करने में मदद मिली थी। चंद्रगुप्त के द्वारा इशूड गोल्ड कॉइन्स में चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पिक्चर्स साथ में बने होते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने सत्ता संभाली। इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के मिनिस्टर हरिसेन ने बनवाए थे। इस पिलर के इंस्क्रिप्शन से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 8 राजाओं को हरा दिया था, जिसमें नागास भी शामिल थे। अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद चंद्रगुप्त टू ने एम्पायर की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। हिस्टोरिकल एविडेंस दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने काफी बड़े सैसनिड, वेस्टर्न सैट्रप और हुनास के खिलाफ बैटल में जीत हासिल की थी। चंद्रगुप्त टू के शासन के दौरान गुप्ता एम्पायर अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था। वो एजुकेशन और आर्ट के बड़े पैटर्न थे। उनके कोर्ट में कालिदास, अमरसिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरारुचि, घटकर्पण, शपड़क, वेलभट्ट और शंकु जैसे स्कॉलर्स प्रेजेंट थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन्होंने लिटरेचर, आर्ट और साइंस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जिनमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भी शामिल था। उनके रेन में ट्रेड, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन काफी इवॉल्व हुआ, जिस कारण से उन्हें भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एम्परर्स में काउंट किया जाता है। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान ने उनके कोर्ट में विजिट किया। फाहियान के अकाउंट से पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन पीसफुल और प्रॉस्परस था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने डिफरेंट डायनेस्टीज के साथ मैरिटल अलायंस स्टैब्लिश किए थे। जैसे उन्होंने
नाग प्रिंसेस से शादी की थी। इसके अलावा उनकी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह दक्षिण भारत के वाकाटक राजा रुद्रसेन II से हुआ था। उनके बेटे कुमारगुप्त I की भी शादी कर्नाटका के कादम्ब डायनेस्टी की एक प्रिंसेस से हुई थी। मैरिटल अलायंस के अलावा चंद्रगुप्त ने मिलिट्री एक्सपेंशन को भी इंपॉर्टेंस दी। चंद्रगुप्त II के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त I नेक्स्ट एम्परर बने। कुमारगुप्त I ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। कुमारगुप्त I के बेटे स्कंदगुप्त को गुप्त एम्पायर का लास्ट नोटेबल किंग माना जाता है। उन्होंने विक्रमादित्य और क्रमादित्य जैसे टाइटल्स अपनाए। स्कंदगुप्त को व्हाइट हून्स का सामना करना पड़ा। हून्स के साथ हुए बैटल्स ने एम्पायर को ड्रेन कर दिया। फाइनेंशियल वीकनेस के कारण एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। अब देखते हैं वाकाटक एम्पायर के बारे में। उनका राज्य नॉर्थ में मालवा और गुजरात के सदर्न रीजन से लेकर साउथ में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था और वेस्ट में अरेबियन सी से लेकर ईस्ट में छत्तीसगढ़ की सीमा तक फैला हुआ था। ये सातवाहनों के बाद डेक्कन का सबसे पावरफुल एम्पायर था। अब देखते हैं पल्लव डायनेस्टी के बारे में, जो 4th से 9th सेंचुरी तक पावर में रही। ये संस्कृत के बड़े पैटर्न थे। पल्लव शासन के दौरान पहली बार संस्कृत इंस्क्रिप्शन एक स्क्रिप्ट में लिखे गए, जो ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। अर्ली पल्लवाज के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस थे। उन्होंने द्रविडियन आर्किटेक्चर में मामल्लपुरम और कांचीपुरम में टेम्पल्स बनवाए और उसे एजुकेशन सेंटर के रूप में भी विकसित किया। उनके शासन में बड़े कवियों का उदय हुआ। इसी दौरान अलग अलग देवताओं को समर्पित मंदिर बनाने की परंपरा भी शुरू हुई, जिसके साथ कालांतक में यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र पर आधारित शिल्पकला का भी विकास हुआ। कलात्मकता टेम्पल का हिस्सा बनी और आर्किटेक्चर जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र का हिस्सा बने, उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर को ऊंचाइयां प्रदान की। पल्लव किंग महेंद्र वर्मन I और नरसिम्हा वर्मन I के रेन में ये एम्पायर अपने पीक पर था। अब देखते हैं चालुक्यन एम्पायर के बारे में, जिन्होंने 543 से 1200 ईडी तक डेक्कन प्लेटू पर रूल किया। इस एम्पायर की 3 मेन ब्रांचेस थी, चालुक्याज और बादामी, वेस्टर्न चालुक्याज और ईस्टर्न चालुक्याज, जिन्होंने अलग अलग टाइमलाइन में शासन किया। पुलकेशिन I ने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया और पुलकेशिन II इसे ऊंचाइयों तक ले गए। उन्होंने साउथ इंडिया में तो एक्सपेंशन किया ही, नॉर्थ के हर्षवर्धन को भी हराने में वो सक्सेसफुल रहे। इस एम्पायर की महिलाओं ने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। चालुक्याज ने आर्ट और आर्किटेक्चर का ब्रिलियंट डेवलपमेंट किया। उन्होंने बादामी और ऐहोल के रॉक कट केव्स और टेम्पल्स को बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। इतना ही नहीं, चालुक्याज ने पर्शिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी अच्छे ट्रेड रिलेशंस को स्टैब्लिश किया। अब देखते हैं वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 से 646 ईडी के बीच में नॉर्थ इंडिया में थानेसर से शासन किया। थानेसर की आज की लोकेशन कुरुक्षेत्र है। उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और उनके बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन गद्दी पर आए थे। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे थे। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे किंगडम और रिपब्लिक्स में टूट गया। इसी पावर वैक्यूम का इस्तेमाल करके वर्धन्स ऑफ थानेसर उभरे और पंजाब से लेकर सेंट्रल इंडिया तक अपना राज्य स्थापित किया। हर्ष के पिता और भाई की मृत्यु के बाद अप्रैल 606 ईडी में हर्ष का राज्य तिलक हुआ और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। अपने पीक पर हर्ष का साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर ईस्ट में कामरूप तक और साउथ में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। हर्ष का रेन पीसफुल और प्रॉस्परस रहा था और उनके कोर्ट में स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स का एक बढ़िया जमावड़ा लगा रहता था। हर्ष ने सूर्य उपासना छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया। चाइनीज ट्रेवलर हुइनसांग ने उनके कोर्ट में विजिट किया था।
वीन सांग हर्ष को जस्टिस और जेनरोसिटी की तरफ ले गए। हर्षवर्धन के ऊपर वीन सांग का पर्याप्त प्रभाव दिखता है, जिसकी वजह से उनका झुकाव महायान बुद्धिज्म की ओर भी गया। हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया कई सारे राजपूत राज्यों में बट गया। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये प्राचीन भारत की कहानी यानी कि एंशिएंट इंडिया की स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।